महाराष्ट्र का केतन अग्रवाल मर्डर केस इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसकी फियांसे सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को कैसे मारा, इस पर खूब सारी थ्योरीज बन रही हैं। ये केस पिछले 10 दिन से देश की हर टाइमलाइन पर है, लेकिन जिस सेकंड ये खबर ब्रेक हुई, बातचीत केतन पर नहीं रुकी। बातचीत शिफ्ट हो गई कि देखो औरतें क्या क्या कर सकती हैं, और अगले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी आधी आबादी के लिए नफरत उगलने वालों की लाइन लग गई। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह ऐसे केसेस की लिस्ट तैरने लगी। तो हिस्ट्री रिपीट के इस एपिसोड में आज हम इसी लिस्ट की बात करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे एक दूसरी लिस्ट की, जो हमारे लिए नॉर्मल हो चुकी है। हम उन पर इतने डिस्कशंस नहीं करते, जबकि करने चाहिए। तो आज करते हैं। पहले पूरा केतन मर्डर केस ठीक से समझ लो, क्योंकि डिटेल्स में ही असली खेल छुपा है। मरने वाला केतन अग्रवाल, एज 25 साल, पुणे के एक नामी बिजनेस परिवार का बेटा। आरोपी सिया गोयल, 20 साल की, केतन की फियांसे। और दूसरा आरोपी चेतन चौधरी, 22 साल, सिया का कथित प्रेमी। एलिगेशंस हैं कि सिया और चेतन करीब 1 साल से रिलेशनशिप में थे और केतन उनके बीच की सबसे बड़ी रुकावट था। ये पुलिस के लिए शुरू से मर्डर नहीं था, पहले इसे एक्सीडेंटल फॉल माना गया। लेकिन स्टेटमेंट्स में आ रहे कंफ्यूजन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और टेक्निकल एविडेंस ने पुलिस को डीप में जाने पर फोर्स किया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी होती गई। पुलिस का दावा है कि 18 जून पहला अटेम्प्ट नहीं था। एलिगेशंस हैं कि इससे 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया ने केतन को इसी लोहागढ़ किले की एक स्लोप से धक्का देने की कोशिश की थी। उस दिन केतन रास्ते में उगी एक झाड़ी पकड़कर खुद को बचा गया। और ये डिटेल नोट करना, एलिगेशंस हैं कि ध्यान भटकाने के लिए सिया ने उस वक्त चिल्लाकर कहा कि उसने पास में एक सांप देखा है, फिर केतन को गले लगाकर शांत कर दिया। इस सांप वाली डिटेल को याद रखना थोड़ी देर में काम आएगी। रिपोर्ट्स में यह भी है कि एक प्लान फेल होने पर बैकअप प्लान तैयार रहता था। एक बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि केतन का पासपोर्ट सस्पिशियस तरीके से गायब हो गया था। और फिर 18 जून, सिया के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले, एलिगेशंस हैं कि एक कैजुअल आउटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने केतन को ट्रैक पर ले जाया गया। चेतन अपनी पहचान छुपाते हुए पीछे पीछे पहुंचा और इस बार केतन बच नहीं पाया। मरने के बाद वाली वो इंस्टाग्राम स्टोरी, तू वापस आ जा वाली पोस्ट पर, जिस पर लाखों लोग रो रहे थे, अरेस्ट के बाद वही पोस्ट एग्जिबिट बन गई। 23 जून को सिया और चेतन को मर्डर और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एलिगेशंस में अरेस्ट कर लिया गया। एक इम्पॉर्टेंट बात, और ये बहुत ज़रूरी है, ये केस अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है। शुरुआत में मैंने जो भी बताया वो पुलिस के एलिगेशंस हैं और इन्वेस्टिगेशन के दावे हैं। कन्फेशन की लीगल वैल्यू कितनी है ये कोर्ट तय करेगा। सिया और चेतन अभी आरोपी हैं, दोषी नहीं। ये फ़र्क हमेशा याद रखना। लेकिन अब हिस्ट्री रिपीट का नंबर है, और मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में कौन कौन घूम रहा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिस पर आरोप है कि उसने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करवा दी। मेरठ का नीला ड्रम केस, जहां एलिगेशंस हैं कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मारकर बॉडी को सीमेंट भरे नीले ड्रम में बंद कर दिया। और जिनकी याददाश्त थोड़ी और मजबूत है, उन्हें याद आ रही होगी अमरोहा की शबनम, जिसने 2008 में अपने बॉयफ्रेंड सलीम के लिए अपने ही फैमिली के 7 लोगों को काट डाला था। एक 10 महीने के मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं तुम्हें इनमें से एक भी कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यही तो पूरा गेम है। जिस सेकंड कोई औरत क्राइम करती है, सोसाइटी के पास एक रेडीमेड लिस्ट निकल आती है कि देखो औरत ऐसी ही होती है। सोनम, शबनम, मुस्कान, झट से नाम याद आ जाते हैं। और इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह है जो हम लास्ट में समझेंगे, क्योंकि ये रेयर है, इसलिए दिमाग में चिपक जाते हैं। आज हम दूसरी लिस्ट की बात करेंगे। वो मर्द जिन्होंने अपनी बीवियों को मारा, किसी प्रेमिका के लिए, पैसे के लिए, या सिर्फ इसलिए कि पत्नी को रास्ते से हटाना उसे इज्जत से छोड़ने या डिवोर्स देने से आसान लगा। बिल्कुल वही आसान वाला लॉजिक जो इस पुणे केस में भी सुनाई दे रहा है। और ये कहानियाँ रेयर नहीं हैं, ये इतनी आम हैं कि तुम्हें इनके नाम तक याद नहीं रहते,
यही है हिस्ट्री रिपीट। चलो सबसे पहले उस केस पर जिसमें वो सांप सच में मौजूद था। डेट 7 मई 2020 की सुबह, जगह अंचल, जिला कोल्लम, केरल। 25 साल की उत्तरा अपने मायके में सो रही थी। सुबह जब उसकी मां ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो हिली ही नहीं। उत्तरा को सांप ने डस लिया था। आसपास के लोगों ने पहले इसे सर्प कोपम यानी सांपों का श्राप समझा, जो कथित तौर पर पूरी फैमिली को परेशान कर रहा था। लेकिन ये श्राप नहीं था, ये उत्तरा का पति था, सूरज एस कुमार, पेशे से बैंक कर्मचारी, उम्र 27 साल। द क्विंट की रिपोर्ट्स को जोड़ें तो पूरी तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। ये पहला अटेम्प्ट नहीं था। इससे करीब 2 महीने पहले मार्च 2020 में सूरज ने उत्तरा पर एक जहरीला सांप वाइपर छुड़वाया था। उत्तरा पूरी तरह इंजर्ड हुई, करीब 50 दिन हॉस्पिटल रही, लेकिन बच गई। फिर सूरज ने फाइनल प्लान बनाया। उसने एक सांप पकड़ने वाले से 2 सांप करीब 10-10 हज़ार रुपए में खरीदे। फिर उसने कोबरा को 11 दिन तक भूखा रखा, एक बोतल में बंद, बिना खाना दिए, ताकि सांप गुस्से में पूरा जहर उगल दे। मर्डर वाली रात को उसने उत्तरा को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और कोबरा को उसके शरीर से लगा दिया। मकसद क्या था? कोर्ट में एस्टेब्लिश हुआ मकसद था पैसा और डाउरी। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तरा एक वेल टू डू फैमिली से थी, सूरज मिडिल क्लास से। शादी में करीब 784 ग्राम सोना, 5.5 लाख रुपए और एक गाड़ी दी गई थी। उत्तरा की फैमिली डिवोर्स चाहती थी, लेकिन सूरज डिवोर्स नहीं चाहता था, क्योंकि डिवोर्स हुआ तो ये सारा गोल्ड, सारा पैसा वापस करना पड़ता। समझे? डिवोर्स देने से पत्नी को मार देना सस्ता पड़ रहा था। वही आसान वाला लॉजिक फिर से। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की चार्जशीट में ये भी आरोप था कि सूरज इस सब से छुटकारा पाकर किसी और औरत से शादी करना चाहता था। हाउएवर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने खुद माना था कि रीमैरिज एंगल पूरी तरह कंफर्म नहीं है और फिलहाल मकसद फाइनेंशियल गेन है, तो इसे मैं फैक्ट की तरह नहीं, प्रोसिक्यूशन के क्लेम की तरह रख रहा हूँ। शेक्सपियर के मैकबेथ में एक लाइन है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। मतलब मासूम फूल जैसे दिखो, लेकिन उसके नीचे छुपे सांप बनो। सूरज ने तो सांप को सच में हथियार बना लिया। 13 अक्टूबर 2021 को कोल्लम की कोर्ट ने सूरज को गिल्टी ठहराया, डबल लाइफ इम्प्रिजमेंट, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, प्लस पॉइजन देने के 10 साल और सबूत मिटाने के 7 साल और 5 लाख का फाइन। कोर्ट ने सूरज की कम उम्र और कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए भी फांसी नहीं दी। अब चलते हैं 6 साल और पीछे। कानपुर, 27 जुलाई 2014 की रात। पीयूष श्यामदासानी कानपुर के एक बड़े बिस्किट कारोबारी परिवार का बेटा। उसकी पत्नी ज्योति, 26 साल की, जबलपुर के एक नामी बिजनेसमैन शंकर नागदेव की बेटी। ईटीवी भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात पीयूष ज्योति को डिनर पर ले गया। लौटते वक्त उसने पुलिस को एक फिल्मी कहानी सुनाई कि रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला किया, उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और उसकी बीवी ज्योति को गाड़ी समेत किडनैप करके ले गए। रात करीब 2 बजे ज्योति की लाश गाड़ी में मिली। कानपुर के पनकी इलाके में शरीर पर 17 बार चाकू मारा गया था, 4 बार गर्दन पर, 4 बार पेट पर। लेकिन पीयूष की कहानी में झोल था और कॉल रिकॉर्ड्स ने सच खोल दिया। असली कहानी ये थी, पीयूष का लंबे समय से मनीषा मखीजा नाम की एक औरत से अफेयर चल रहा था, जो एक पान मसाला कारोबारी की बेटी थी। पीयूष मनीषा से शादी करना चाहता था और ज्योति उसकी राह का रोड़ा थी, तो उसने अपने ड्राइवर अवधेश की मदद से रेनू, सोनू और आशीष जैसे लोगों को सुपारी देकर अपनी ही पत्नी का कत्ल करवा दिया। पूछताछ में पीयूष ने माना कि वो ज्योति को इससे पहले भी 2 बार हटाने की कोशिश कर चुका था। और इस कहानी की सबसे चुभने वाली डिटेल क्या है? जब पीयूष आराम से गाड़ी से उतरकर हत्यारों को ज्योति के साथ जाने दे रहा था, तब ज्योति ने उसे रोकने की कोशिश की और चीख कर कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बाद में फॉरेंसिक जांच में ज्योति की मुट्ठी में पीयूष के बालों के कुछ रेशे मिले, यानी कि आखिरी पलों में उसने अपने ही पति से लड़ने की कोशिश की थी। 21 अक्टूबर 2022 को, यानी पूरे 8 साल चले ट्रायल के बाद, कानपुर की कोर्ट ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, ड्राइवर अवधेश और 3 और लोगों, कुल 6 को उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने कहा कि उन्होंने जस्टिस के लिए लंबी लड़ाई लड़ी,
और इसी केस से जुड़ी एक बात जो आज के पूरे एपिसोड की बैकबोन है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा था कि पैशन के क्राइम अब रोज की बात हो गए हैं। लगभग हर दूसरे दिन कहीं कोई पति अपनी पत्नी को तो कहीं कोई पत्नी पति को अफेयर के चक्कर में मार रही है। लेकिन ये केस मीडिया में तब तक नहीं आते जब तक मामला किसी रसूखदार परिवार से ना जुड़ा हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केस सेमी अर्बन और गांव देहात से आते हैं और मीडिया की उनमें दिलचस्पी ही नहीं होती। और अब इस लिस्ट का सबसे ब्रूटल केस, देहरादून, साल 2010। राजेश गुलाटी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मूल रूप से दिल्ली के। लोकमत टाइम्स और आउटलुक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजेश और अनुपमा की लव मैरिज थी। 10 फरवरी 1999 को शादी हुई। फिर दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहीं उनके ट्विंस हुए और 2008 में परिवार देहरादून के प्रकाश नगर में आकर शिफ्ट हो गया। लेकिन देहरादून आते आते रिश्ते में दरारें गहरी हो चुकी थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये ईटीवी भारत की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में भी है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और एक बड़ी वजह थी राजेश का एलिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 17 अक्टूबर 2010 की रात एक ऐसे ही झगड़े के दौरान राजेश ने अनुपमा को थप्पड़ मारा। उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई और फिर गिरफ्तारी के डर से राजेश ने तकिए से दबाकर उसकी जान ले ली। यहाँ तक तो ये एक झगड़े का अंजाम था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ठंडे दिमाग से रचा गया हॉरर है। अगले दिन राजेश ने बाजार से एक इलेक्ट्रिक आरी और एक बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा। उसने अनुपमा के शव के 72 टुकड़े किए, उन्हें पॉलीथीन में पैक करके फ्रीजर में छुपा दिया और डेली थोड़े थोड़े टुकड़े मसूरी रोड के किनारे जंगलों में फेंक आता था और अपने 4 साल के जुड़वा बच्चों से कहता था कि मम्मा दिल्ली में नानी के घर गई हैं। ये राज खुला 11 दिसंबर 2010 को, यानी हत्या के करीब 2 महीने बाद, जब कई दिनों से बहन से संपर्क न होने पर अनुपमा का भाई उनके घर पहुंचा। बाद में कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दिसंबर 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी। अब वो हिस्सा जो किसी टाइमलाइन पर ट्रेंड नहीं करता, एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, जो अभी मई 2026 में ही जारी हुई है, यानी सबसे ताज़ा सरकारी डेटा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2024 में भारत में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के 4,41,534 केस रजिस्टर हुए। मतलब डेली औसतन 1200 से ज़्यादा, हर घंटे करीब 50, यानी लगभग हर मिनट 1। और इन सब में सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सबसे बड़ी कैटेगरी है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा ब्रूटैलिटी। अकेले 1,20,227 केस, यानी टोटल का 27% प्लस। यानी एक औरत के लिए सबसे बड़ा खतरा गली में नहीं, उसके अपने घर के अंदर बैठा है। 2024 में अकेले 5,737 दहेज हत्याएं, सबसे ज़्यादा यूपी में 2038, फिर बिहार में 1,078 और द प्रिंट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2017 से 2022 के बीच 35,493 दहेज हत्याएं हुई, यानी रोज 20। रेप के 29,536 केस और महिलाओं के खिलाफ क्राइम में सबसे आगे स्टेट हैं यूपी 66,398 केस, महाराष्ट्र 47,954 केस, राजस्थान, बंगाल। दिल्ली की रेट तो 130.7 प्रति लाख महिला, नेशनल औसत से 2 गुना। और ये तो सिर्फ वो केस हैं जो रजिस्टर हुए, यानी आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी सिरा। असली पानी के नीचे क्या है? NFHS 5 सर्वे 2019 से 21 के मुताबिक भारत में करीब हर 3 में से 1 शादीशुदा औरत अपने पति के हाथों किसी न किसी तरह की हिंसा झेल चुकी है। इनमें से सिर्फ करीब 14% ही कभी किसी से मदद मांगती, बाकी 86% चुप, क्योंकि घर की इज्जत, बच्चे, समाज और जस्टिस। NCRB 2024 के अकॉर्डिंग इस वक्त औरतों के खिलाफ अपराध के 26 लाख से ज़्यादा केसेस अदालतों में लटके हुए हैं। 2024 में सिर्फ 45,832 केसेस में सजा हुई, जबकि 1,23,340 में आरोपी बरी हो गए। और दहेज हत्या में तो द प्रिंट के अकॉर्डिंग 6 में से सिर्फ 1 केस में ही सजा होती है। इस आंकड़े को ठीक से समझो तो दहेज के लिए पत्नी को मारने वाले 6 में से 5 मर्द छूट जाते हैं और इनके लिए कोई ऑल मेन आर वाला ट्रेंड नहीं चलता। राइटर मार्गरेट एटवुड की एक मशहूर लाइन है, मर्द डरते हैं कि औरतें उन पर हंसेंगी, औरतें डरती हैं कि मर्द उन्हें मार देंगे। आंकड़े यही कह रहे हैं। अब एक ऑनेस्ट बात, क्योंकि वरना ये सिर्फ वन साइडेड स्पीच जैसी लगेगा।
ये कोई जेंडर का कंपटीशन नहीं है। केतन अग्रवाल को जस्टिस मिलना उतना ही जरूरी है जितना उत्तरा, ज्योति या अनुपमा को। कातिल का कोई जेंडर नहीं होता, कातिल बस कातिल होता है। अगर सिया ने वो किया जिसका उस पर आरोप है तो वो उतनी ही गुनहगार है। सवाल क्राइम का नहीं है, सवाल हमारे रिएक्शन का है। एक औरत के किए क्राइम पर हम पूरी आधी आबादी को गाली देने बैठ जाते हैं और हर मिनट किसी न किसी औरत के साथ होते क्राइम पर हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हिस्ट्री रिपीट सिर्फ केसेस में नहीं होती दोस्तों, हमारा रिएक्शन भी रिपीट होता है हर बार, एकदम एक जैसा। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।